माफ़ कीजिएगा, मैं मीडिया से पूछता हूँ, आप क्यों नहीं पूछते कि हिंदू किसको वोट देगा? शिया मीन्स फॉलोअर, फ्रेंड, सपोर्टर। सुन्नी मुस्लिम जो है वो हिस्टोरिकली चलते हैं, मतलब वो उसमें जो खिलाफत आई है वो उनके घर के मेंबर से नहीं आई है बल्कि अलग के लोग रहे हैं, तो वो लोग हिस्ट्री को वो करते हैं, वो फैमिली को करते हैं। डिवाइड जो हुई है, शिया मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डिवाइड हुई है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। इन लोगों ने जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाउंस किया था गदीर के मैदान में, उसको डिनाई किया। बेसिकली वो जुलूस क्या है? वो एक प्रोटेस्ट है, अच्छाई का प्रोटेस्ट बुराई के खिलाफ। 1400 साल पहले आप वाकिफ होंगे उस हिस्ट्री से, जो बर्बरियत थी यजीद की, उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 लोगों ने उसको चैलेंज किया। अरे आप इसका मतलब आप जालिम के साथ हैं। देखिए शिया कम्युनिटी जो है वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कहते हैं। आज मुगल्स लेकर के चले गए, मुगल्स कहाँ लेकर के गए? अरे मुगल्स, आप उस वक्त की जीडीपी देखिए, उस वक्त मुगल्स यहीं के जो भी उन्होंने बनाया, जो भी कमाया यहीं पे लगाया, अंग्रेजों की तरह लेकर के नहीं गए। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मैं और मेरे साथी विजय इस समय यूपी के लखनऊ में हैं। हम इस फ्रेम में जिन लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं उनमें से अधिकतर, सब नहीं अधिकतर शिया मुस्लिम है। हम शिया मुस्लिमों से इस एक क्लोज सेटअप में क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि देश में शिया मुस्लिमों के 2-3 बड़े कंसोलिडेशन के केंद्र मिलते हैं। हैदराबाद हो गया, मुंबई के आसपास के इलाके हो गए और अवध का ये क्षेत्र हो गया जहां हम खड़े हैं। और ख़ासकर बीते कुछ सालों में मुस्लिमों के पॉलिटिक्स में, मुसलमानों की जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, उनका जो राजनीतिक झुकाव है, उसमें शिया मुसलमानों को बारहा केंद्र में रखा जाता है। ये कहा जाता है कि शिया मुसलमानों बनाम सुन्नी मुसलमानों की पॉलिटिकल लड़ाई क्या है, उनकी आपसी लड़ाई क्या है, शिया मुसलमान किस हालत में हैं बतौर सुन्नी मुसलमान, चूँकि मुसलमानों में भी शिया मुस्लिम एक अल्पसंख्यक तबका हैं। हम शिया मुस्लिमों को इस पूरे वीडियो के ज़रिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं कई सारे ऐसे सवाल पूछूंगा जो बड़े लेमैन किस्म के सवाल लगेंगे, लेकिन वो सवाल इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम भी समझें और आप भी समझें और थोड़ा थोड़ा राजनीति को भी समझें। तो मुझे लगता है मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछने वाला हूँ सर। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। तो सर आप अपना नाम बता दीजिए मुझे ऑन द रिकॉर्ड। मुझे ज़हीर अहमद ख़ान इफ्तिखारी कहते हैं और मैं लखनऊ ही में रहता हूँ। और मैं शिया अरबी कॉलेज, जो शिया कॉलेज की अरबी ब्रांच है, उसका प्रिंसिपल भी हूँ और शिया कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का मेंबर भी हूँ और मजलिस उलमा का भी मेंबर हूँ। मतलब मैं आपको क्या शिया धर्मगुरु बुला सकता हूँ? शिया धर्मगुरु ही आप कह सकते हैं, वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, समझिए। ठीक है जी। मैं पहला सवाल ये पूछने वाला हूँ कि मैंने दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं को देखा, जिस सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरुओं को देखा, तो उनके सर पे टोपी रहती है, और लेकिन जब लखनऊ से तस्वीरें आती हैं ईद के पहले या इसके पहले, उसके पहले जो रस्मी किस्म की मीडिया कवरेज होती है, और उसमें तस्वीरें जब आती हैं तो आप लोगों के सिर पे ये पगड़ी जैसी रहती, पगड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? अमामा कहते हैं हमारे यहाँ, अरबी में अमामा कहते हैं, और अमामा जो है वो टर्बन को कहते हैं, टर्बन को। तो ये शिया धर्मगुरुओं की पहचान है अमामा। हिंदी में पगड़ी आप कह दीजिए। तो शिया धर्मगुरु पगड़ी बांधते हैं? जी, अमामा बांधते हैं, पगड़ी वही अमामा। और वो टोपी नहीं पहनते? नहीं, टोपी भी पहनते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लिबास था, उसके बाद उनके जो 12 इमाम जानशीन थे उनका यही लिबास था, यही कबा और यही अबा जो हम दोष पे डालते हैं, और ये अमामा। तो इसकी इस मुनासिबत से हमारे उलमा जो हैं वो पूरे तारीख़ में आप देख लीजिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह का लिबास भी नहीं बदला है। जो रसूलुल्लाह लिबास पहनते थे या हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहनते थे या उनके 11 बेटे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पहनते थे, वही लिबास हम लोग भी पहना जाता है। अच्छा। ताकि वो दबदबा और क्या कहते हैं वो शान बाकी रहे, शान की वजह से, और ताकि मतलब प्राइड। हाँ, लेकिन ये कि ये इल्म की कोई अलामत नहीं है, लेकिन आमतौर से इस लिबास में लोग ज़्यादातर पढ़े ही लिखे होते हैं। अच्छा, हाँ। चलिए सर ये बता दीजिए मुझे, ज़हीर साहब कहूँगा ना मैं आपको? ज़हीर साहब, इफ्तिखारी कहूँ? ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि एकदम बेसिक सा सवाल, शिया मुस्लिम कौन होते हैं सर? शिया मुस्लिम वो होते हैं कि जो रसूलुल्लाह को मानते हैं
अल्लाह को तो मानते ही हैं, और अल्लाह के बाद अल्लाह की किताब कुरान को मानते हैं, और उसके बाद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, और रसूलुल्लाह के बाद जो है वो उनके 12 जानशीन, हज़रत अली उनके दामाद भी थे और चचाजाद भाई थे, उनको मानते हैं। उनके बाद उनकी 11 औलादें, जिसमें से 10 को तो जो है वो क्या कहते हैं, हज़रत अली की औलादों को जो है वो कत्ल कर दिया गया ज़हर के ज़रिए से और तलवार के ज़रिए से, और एक जो है वो उनके जानशीन और नुमाइंदे, जो हमारा अक़ीदा है कि वो आखिरी इमाम ज़माना के नाम से पर्दा ग़ैबत में है, वो इसी दुनिया में है, और जब दुनिया जुल्म और जौर और उससे भर जाएगी तब वो पर्दा ग़ैब से बाहर आएंगे और इस दुनिया को अदल व इंसाफ से और भर देंगे, और हर आदमी को आज़ादी से हर मज़हब के जो भी उस ज़माने में अगर रहेंगे भी, जिन्होंने नहीं कबूल किया इस्लाम, वो भी अगर रहेंगे तो अदल व इंसाफ सबको मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं कि ना मिले। जैसा कि हज़रत अली के पीरियड में भी यही होता रहा, यही कोशिश थी कि सबको इंसाफ मिले, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी मज़हब का हो। अच्छा, इसको शिया कहते हैं। और आज़ादारी इमाम हुसैन भी हमारी बात, लेकिन आज़ादारी इमाम हुसैन मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, लेकिन ये शिया की शर्त यही है कि वो रसूलुल्लाह के बाद, कुरान के बाद, रसूलुल्लाह और कुरान के बाद जो है वो उनके 12 जानशीन को, जो बरहक़ है, जिनका नाम रसूलुल्लाह ने बयान किया था, और ये सुन्नियों की किताबों में है, और उन्हीं के ख़ानदान के वो 12 आदमी होंगे, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। ये शिया की डिफिनेशन है। अच्छा, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे से अलग कैसे हैं सर? ये डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपने 12 जानशीनों के नाम बता दिए थे, और 1 बाई 1 सबका नाम गिना दिया था। मैं थोड़ा सा ना उर्दू में कमज़ोर हूँ सर, ठीक है, इसलिए मैं अगर आपसे किसी शब्द पे मैं पूछूंगा इनका मतलब क्या है, जानशीनों का मतलब क्या होगा? जानशीन का मतलब सब्स्टिट्यूट, उनका नुमाइंदा, सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर। तो सक्सेसर थे, हज़रत अली को बनाया था अपनी ज़िंदगी में, और हज़रत अली को इसलिए भी बनाया था कि हज़रत अली इल्म में, कमाल में, शजाअत में, बहादुरी में, अदल में, इंसाफ में, इंसानियत में, शराफत में, हर लिहाज से जो है वो सबसे सुपीरियर थे और सबसे आला क्वालिटी की शख्सियत थी। और हज़रत अली ने अपने आखिरी हज अपनी लाइफ का जो किया, उसमें जब लौटने लगे तो 1.25 लाख हाजियों का एक मजमा जमा था, जहाँ से लोग डिवाइड होते थे सीरिया और इराक़ और दूसरे इलाक़ों के लिए। वहाँ उन्होंने बाकायदा काफ़िले को रोक के और हज़रत अली के नुमाइंदगी को, और हज़रत अली को अपना जानशीन और अपना नुमाइंदा और सक्सेसर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और मिंबर से जो है इसको, ये सारी चीज़ें जो है वो अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है। ये बात और है कि वो माने ना, लेकिन ये सब उनकी किताबों में, और यही पैगंबर के रियल जो है वो सक्सेसर और जानशीन थे, और उनके 11 बेटे जो थे वो थे। ठीक है, यही फ़र्क है हम में और अहले सुन्नत हज़रात में। दूसरी चीज़ ये है कि जो उन लोगों के मतलब ये कि इन लोगों के कातिल थे 11 इमामों के, उनको ये लोग जो है वो अहले सुन्नत हज़रात में काफ़ी लोग जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनको मानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो 11 लोगों के कातिल थे उसको सुन्नी मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। यजीद से मतलब ये कि फातिमा ज़हरा के साथ जिन्होंने जुल्म किया उनको, और उनके जो भी तो उनको वो लोग जो है वो मतलब मानते हैं। अब कुछ लोग जो है वो उनके जुल्म को तो जो है वो डिनाई करते हैं कि हम इनके जुल्म को नहीं, ये गलत हुआ, लेकिन ये कि उनकी खिलाफत के वो कायल है, लेकिन हम लोग उनकी खिलाफत के कायल नहीं। हम 12 इमाम जो रसूलुल्लाह ने जिनको इंट्रोड्यूस करा तो उन्हीं को हम सक्सेसर ऑफ मोहम्मद मानते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन कोई इस पूरी बातचीत को थोड़ा आसान तरीके से समझा सकता है? मतलब मैं हिंदी भाषी हूँ। ये बता दीजिए आप कौन? आप बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, नाम क्या? रुबीना जावेद मुर्तज़ा। जी बताएं। ये जो सवाल है मुझे लगता है कि नहीं कि इसका कोई ताल्लुक़ हमारी गुफ्तगू से होने वाला है। शिया सुन्नी मुस्लिम्स में जो मेन जो एक कह दीजिए आप फ़र्क ये है कि वो अहले बैत मतलब प्रॉफिट के जो घर है, उनके घर की जो फैमिली है, उसको शिया का मतलब होता है फॉलोअर। अच्छा, शिया मीन्स फॉलोअर, फ्रेंड, सपोर्टर। ठीक है, तो वो बस फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और ये क्योंकि हिस्टोरिकल जो है वो सुन्नी मुस्लिम जो है वो हिस्टोरिकल ही चलते हैं, मतलब वो उसमें जो खिलाफत आई है वो उनके घर के मेंबर से नहीं आई है बल्कि अलग के लोग रहे हैं, तो वो लोग हिस्ट्री को वो करते हैं, वो फैमिली को करते हैं, बस दैट्स इट। मुझे लगता है इससे ज़्यादा की ज़रूरत बिलीफ इन बनाम हिस्ट्री का है, फैमिली सपोर्ट एंड हिस्ट्री। डिवाइड जो हुई है शिया मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डिवाइड हुई है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। इन लोगों ने जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाउंस किया था गदीर के मैदान में, उसको डिनाई किया, और जिन लोगों ने जो है वो मीटिंग करके पैगंबर के, ये हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ये शिया सुन्नी से, हमारा शिया हिस्ट्री कोई नहीं है, जितनी हिस्ट्री की बुक है वो हमारे उलमाए अहले सुन्नत हज़रात ने लिखी हैं,
और वो सारी मौजूद हैं। तो उसमें यह दिया कि रसूलुल्लाह के जनाजे को जो है वो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, उसके बाद भी जो है वो खिलाफत का मसला हो गया। तो उसमें बहरहाल हो गया, लेकिन यह कि ये हमारे टॉपिक में नहीं है, इस पर आप कभी अगर जो है वो आप सही तरीके से समझना चाहते हैं ये मेरे तो लिए इसलिए ज़रूरी है ना सर, मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पत्रकार भी हैं लखनऊ में, वो ये कहते हैं कि पूरे देश में जब भी हिंदू बनाम मुस्लिम के दंगे हुए, माहौल बिगड़ा, लखनऊ उनसे अछूता रहा, ठीक है। लेकिन आपको बहुत खोदना पड़ता है, लोग, मैंने भी कई बार रिपोर्टिंग में तो बहुत खोदना पड़ता है, तब कहीं वो सेंटिमेंट दिखता है लोगों में, उन रेडिकल्स का, कई रेडिकल्स में, कट्टरपंथियों में दिखता है दोनों तरफ के, कि हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं इंग्रेव्ड है, नहीं भी दिखती है। लेकिन ये बात इसलिए समझना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि अभी आगे आने वाली बातचीत में इसका रेफरेंस आएगा, क्योंकि लखनऊ में हिंदू मुसलमान दंगे की बात नहीं होती, लेकिन शिया सुन्नी दंगे की बात होती है, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी आप लोगों से कर रहा था, एक वकील के हवाले से। तो मुझे वहाँ तक जाने के लिए कम से कम अपने दर्शक को वहाँ लेके जाना पड़ेगा कि यह होता क्यों है, ठीक है। क्या इतिहास कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लखनऊ में? मुझे ये लगता संघर्ष। है कि ये जितना भी है सब कुछ पॉलिटिकली होता है और झगड़े नहीं होने चाहिए। हमारा फोकस इस पे होने चाहिए कि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, हमें वो सीखने की ज़रूरत है। हम लोग एक सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमें चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों वो एक अलग बात है, लेकिन उन डिफरेंसेस को किनारे रख के हम एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को कैसे वैल्यू दे सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे जस्टिस कर सकते हैं, ये मेन है। मैं इसे ही मतलब अहमियत देती हूँ इस चीज़ को, इस पॉइंट को। हमारी आइडियोलॉजी भले ही एक दूसरे से फ़र्क हो, मैं किसी और आइडियोलॉजी को मानती हूँ, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपकी आइडियोलॉजी आपके साथ है, मेरा मेरे साथ है, लेकिन हम एक कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, हमें एक ही जगह पर रहना है, तो हम इसमें वर्कआउट करना चाहिए कि हम आप ऐसा कुछ ना करें कि आपके साथ इनजस्टिस हो और आप ऐसा कुछ ना करें कि हमारे साथ इनजस्टिस हो। कि जब तक हम अपने एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, और मुझे लगता है कि दूसरे के एग्जिस्टेंस को वैल्यू देना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये बताइए आप लोग मुझे कि देश में शिया मुस्लिमों की, यूपी की बात करते हैं, शिया मुसलमानों के राजनीतिक झुकाव की बात होती है। देखिए, राजनीतिक झुकाव की बात जहाँ तक है कि देखिए, हम पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी जगह हैं कि जहाँ शिया जो है वो बैलेंस का काम करते हैं और किसी एक को दे दें को जीत जाए। बहुत कम जगह, वो कश्मीर वगैरह में तो हो भी सकती है, करगिल जैसे है, लेकिन बकिया और हिंदुस्तान के बकिया और सूबों में और शहरों में कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहां हम जो है वो किसी एक कैंडिडेट को अपने बलबूते पर जिता सकें या हरा सकें। हो सकता है। कितनी संख्या होगी हिंदुस्तान में मुसलमानों की, शिया मुसलमानों की? कितनी? 6 करोड़ तो कहते हैं, 6 करोड़ तो अटल बिहारी साहब ने भी। माइनॉरिटी है शिया कौम, माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है शिया कौम। तो कितनी संख्या होगी शिया कौम की? यूँ देखें, जैसा कि उन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ तो हो ही हैं ही पूरे मुल्क। ये अटल बिहारी जी ने भी कहा था और यही मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि 6 करोड़, लेकिन हम बंगाल से लेके और क्या कहते हैं आप हरियाणा तक और इधर जो है वो नॉर्थ में करगिल से लेके और मद्रास तक जो है वो हम हर जगह हैं और कम तादाद में, लेकिन हमारे यहाँ सब है। और ज़्यादातर पहचान जो है हमारी अज़ादारी और इमामबाड़ों और इनसे होती है, और पढ़े लिखे भी लोग हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हमारे यहाँ हुए, राजा महाराजा भी हुए और बड़े बड़े स्कॉलर हुए और बड़े बड़े हिस्टोरियन भी हुए, और आज भी हिस्टोरियन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हैं और जगह भी हैं, और साइंस में भी रहे हमारे यहाँ शियों में, और उसमें जुडिशली में भी जो है वो जजेस रहे, चीफ जस्टिस रहे, तो ये सब सारे जो है वो रहे हैं। तो शिया कौम जो है वो इंतहाई पीसफुल कौम है, इंतहाई वो। अब कह रहे हैं कि किसी एक को एक फेवर में होकर नहीं जिताते हैं वो। अब हाँ, ये कोई नहीं। देखिए, हमारे साथ जो इंसाफ करते, देखिए एक बात है, ये दुनिया जो है वो आलम असबाब है। इस बात का मतलब ये कि एक दूसरे से सब कनेक्ट है, समझ रहे हैं आपने। हम जो है वो दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो हम धर्म नहीं देखते, हम बस में सफ़र करते तो ये नहीं पूछते हैं कि ड्राइवर किस चालक है, लेकिन मस्जिद में जो हमारा इमाम होगा उसको तो हम मज़हब भी देखेंगे, घराना भी देखेंगे, और सब कुछ भी हो, खूबसूरत भी हो, सब कुछ हो, और अगर कैरेक्टर उसका ऐसा नहीं, या उसने अगर क्या कहते हैं एक पेंसिल भी अगर किसी की नाजायज़ चुरा के रख ली हो, तो फिर हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम खुद हैं, हमारे नज़र, इनकी नज़र में अगर ये मालूम हो जाए कि आम बात हो जाए कि हम अपने फैमिली पर जुल्म करते हैं, या मौलाना जो है वो सुबह की नमाज जो है वो नहीं पढ़ते हैं, ये गवाही अगर मिल जाए इनको, औरतों को, ये सब बैठे हैं, तो ये हमारे पीछे हैं, जिनको मालूम हो गया ये नमाज नहीं पढ़ सकते हैं,
समझें। तो हमारी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि सबको इंसाफ मिले, सबको। हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं, हम कास्ट वार के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, देखिए। और हम जो है वो क्या कहते हैं, पिछड़े सबको लेके चलिए, सबको। लेकिन सिर्फ नारा देने से जो है वो काम नहीं चलेगा। देखिए, हिंदुस्तान में दो तरीके से, पहले पॉलिटिकल एतबार से जो है वो मुख्तलिफ़ कौमों में दंगे कराए गए, समझे आपने। हिंदू मुस्लिम राइट कितने हुए। लग गया ये कि शियों से इसलिए नहीं होता कि हम कसाई है नहीं, हम गोश्त का कारोबार नहीं करते। अच्छा, शिया मुस्लिम गोश्त का कारोबार नहीं करते? हमारे क्या नहीं करते सर? गोश्त का कारोबार हमारे यहाँ नहीं है। सोनारी का काम बहुत ही कम है, लेकिन गोश्त का कारोबार हमारा तकरीबन नहीं है। लेदर का काम हमारे यहाँ नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब यह कि मतलब यह कि गोश्त का मामला आया तो वो गाय या किसी ने काट दी तो अब इस पर झगड़ा हो गया, होता ही है। तो उसमें हमारा, लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए जो हमारे उलमा ने जो है वो पहले ही बहुत पहले फतवा दे दिया कि हिंदुस्तान में गाय को काटना जो है वो जायज़ नहीं है। और क्या कहते हैं, ये या जहाँ भी एहतराम की नज़र से अगर देखते हैं वो लोग किसी जानवर को, गाय को, तो आपने, और इस्लाम भी कहता है कि आप गाय का गोश्त मत खाइए, गाय दूध देने के लिए है और उसका जो है वो गोश्त जो है वो आपकी बीमारी पैदा करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिस कम्युनिटी में हमने, जिस पार्टी में हमारी रह गया ये कि क्योंकि देश की आज़ादी में और आंदोलन में भी सब ने मिल के जो है वो योगदान किया है। सब मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने 1857 की गदर लड़ी, सुल्तानपुर हमारे बुज़ुर्गों ने, फांसी का भी उनको हुक्म हुआ और फिर उसके बाद भी हमारे दादा भी रहे। लेकिन तो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, समझे आपने। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के मुकाबले में दो पार्टियां आई। एक पार्टी आई जो है वो RSS आई है और एक पार्टी आई जो है वो कम्युनिस्टों की आई। कम्युनिज़म को जो है वो इस्लाम जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, समझे। देख लीजिए कि कम्युनिज़म को आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था गोरबचोव से कि एक दिन वो आएगा कि कम्युनिज़म को हिस्ट्री के जो है वो क्या कहते हैं डस्टबिन में लोग तलाश करेंगे। तो वो नौबत आ गई, देख लिया, टूट गया, रशिया बिखर गया। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं RSS की जो विचारधारा थी वो आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। और उसको वो कहाँ से मालूम होगी आप, क्योंकि मतलब उसमें मीडिया में है। सुनिए, आप मीडिया में हैं, सुनिए, मीडिया में है। और इस तरीके के उन्होंने जिस तरीके से देश को बांटने का काम किया, मैं बहुत ही जुर्रत के साथ कहता हूँ कि आप RSS ने जो है वो इसराइल के एजेंडे को प्रमोट किया, जो इसराइल के एजेंडे को प्रमोट किया है। बिल्कुल 110% में, अगर ज़ियोनिज़्म को प्रमोट किया है। बिल्कुल ज़ायनिज़्म को जो है वो प्रमोट किया और उन्हीं के ऊपर आपके अफसरान वहाँ जाते रहे, आपके हमारे हिंदुस्तान के अफसरान वहाँ जाते रहे, हमारे मिनिस्टर यहाँ के जाते रहे RSS के, वो BJP के, और वहाँ जाके उन्होंने जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग ली और उनको यही जो है वो क्या कहते हैं ब्रेन वॉश किया गया कि आप जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो मत उभरने दें। और आप ये वीडियो देखेंगे तो लोग ये भी जानना चाहेंगे, सुन लीजिए, ये भी जानना चाहेंगे कि आप इसराइल पे बात कर रहे हैं तो हमास और पैलेस्टाइन पे आपको क्या पक्ष है? हमास और फ़लस्तीन का वही हमारा मौक़िफ़ है जो गांधी जी का था। गांधी जी ने क्या कहा था जब उन्होंने लिखा था, इस ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, तो गांधी जी ने कहा कि जैसे जो है वो इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और जैसे फ्रांस जो है वो फ्रेंच का है, वैसे ही फ़िलिस्तीन जो है वो फ़िलिस्तीनियों का है। हम जुल्म गांधी जी के साथ खड़े हैं। गांधी जी के साथ। तो आप लोग इससे वाकिफ़ हैं, जो कह रहे हैं उससे रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, कि आपके लोगों की राय अलग है? और ऐसा नहीं है कि आप लोगों नहीं बोलना है, आप लोग जो भी चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आपके पास आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बोलें। जी मैम, नाम बताइए अपना। कहना है कि जी मेरा कहना है कि इजराइल जो कर रहा है, जो भी इनोसेंट किलिंग हो रही है, उसको कहीं भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। चाहे इजराइल करे या हमास करे, इनोसेंट किलिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब आप एक गलत को जस्टिफाई करते हैं तो फिर अगर आपके मुल्क में भी वही होता है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इनोसेंट किलिंग को जस्टिफाई करना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, दो गलत एक सही नहीं कर सकते, ये हमेशा सोचना चाहिए। और पॉलिटिक्स का भी मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में जवाब दे दूं कि जो अभी बात हो रही है कि ये शिया सुन्नी आपसे लोगों ने पूछा यहाँ होता है, बट नॉट हिंदू मुस्लिम, मतलब उतना नहीं होता। तो एनेक्डोट के साथ बता दूं, मतलब लोग है, ये परसेप्शन हो सकता है लोगों का। मैं इसलिए बता दूं कि ये वीडियो को स्टैंड अलोन देखेगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर एक वीडियो पैच करवा रहा हूँ। जी विजय, वो हिस्सा हम लोग यहाँ पर ही पैच करेंगे। हम एक वकील से मिले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्होंने जो कहा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों, शिया सुन्नी दंगों के परिप्रेक्ष्य में कहा और ये कहा था, आप सुन लीजिए। कट टू हियर। जी मैम। शिया समुदाय जो है वो खुल करके जो है बीजेपी के साथ है, हमेशा रहा है
और मैं समझता हूँ कि रहेगा, क्योंकि 20 साल से लखनऊ में जो शियों के जुलूस निकलते हैं मुहर्रम में अज़ादारी के, वो बैंड थे। कल्याण सिंह की जब सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, तो उन्होंने 20 साल के बाद लखनऊ में अज़ादारी के जुलूसों को खुलवाया था। हाँ, नहीं तो मुझे लगता है कि देखिए शिया सुन्नी दंगे होते थे, लखनऊ में होते थे, इट इज़ हिस्टोरिकल फैक्ट, हुए हैं। लेकिन उसकी वजह भी देखिए, उस वक्त लोग जो कुछ लोग थे वो पावर के लिए कि शिया कम्युनिटी तो उसका भी एक नेता चाहिए, है ना, सुन्नी कम्युनिटी का एक चाहिए, एक नेता होना चाहिए, पावर बैलेंस, हमें एक नेता बनना है, हमें अपने को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब जनता समझने लगी, हल्के हल्के शिया कम्युनिटी इस बात को समझने लगी। तभी 2022 में मैंने बहुत करीब से देखा जगह जगह मुस्लिम एरिया पे, जहाँ भी इलेक्शन के बाद जब बैलेट पेपर गिने गए, काउंट हुए, तो वहाँ पर यही आया कि वहाँ पे शिया कम्युनिटी में वोट नहीं गए थे इस तरह से, किसी मौलाना के कहने पर कम्युनिटी ने वोट नहीं दिए थे। मतलब मौलानाओं की कॉल थी क्या? हाँ। क्या कॉल थी मौलानाओं? अगर कोई मौलाना कहता, कोई, मैं कहती हूँ सब नहीं है ऐसे, जाहिर है ज़्यादातर मौलाना तो यही कहते हैं कि आप अपने दिमाग से, अपने जहन से सोच के दीजिए। लेकिन कुछ लोग अगर कहते हैं डोंट यूज़ योर माइंड बट यूज़ व्हाट आई से, तो हमारी पब्लिक, हमारी कम्युनिटी उसको बिल्कुल उस डिक्टेट को फॉलो नहीं कर रही है। अगर ये कोई सोचता है कि इनके ग्रिप में कम्युनिटी का कुछ हिस्सा है तो नहीं। मैम लेट्स बी वोकल। कोई मौलाना अगर है, कोई, मैं कह रही हूँ कोई मौलाना है, अगर कोई मौलाना है, कोई नेता है, किसी कम्युनिटी का, एरिया का नेता जो कह रहा है हम आपके नेता हैं, हम शियों के नेता हैं, हम सुन्नी के नेता हैं, हम अंसारी के लीडरशिप जो भी अब ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये कहीं कुछ नहीं, ना मौलाना ना लीडर किसी का नहीं। अगर आप काम करते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके मुद्दों को वोकल होके उठाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, लामबद्ध होते हैं, तभी जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो जनता है, वो वोट देती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। एक सवाल ये है कि आप ये काम जो है वो क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं मीडिया से पूछता हूँ, आप क्यों नहीं पूछते कि हिंदू किसको वोट देगा? आप पूरी हिंदुस्तान में जाते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि हिंदू किसको वोट देगा? मैं जवाब दूं? आप अपना इंडिविजुअल जवाब देंगे ना? मैं दूंगा ना। हाँ, तो सुनिए, मालूम है क्या आप कहेंगे कि भाई जिसका मैं फला पार्टी को दूंगा, मेरा भाई फला पार्टी को दे। वैसे ही हमारी शिया कम्युनिटी में हमारे उलमा ने, क्योंकि ये सुनिए, ये पॉलिटिक्स का सुनिए, सवाल पूछ रहे थे कि तमाम मीडिया से नहीं, हम आम बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं सारी कम्युनिटीज़ के बीच में जाता हूँ, मैं दलितों के बीच में जाता हूँ, मैं ओबीसी के बीच में जाता हूँ, मैं ब्राह्मणों के बीच में, राजपूतों के बीच में, सबके बीच में जाके पूछता हूँ कि किधर उनका पॉलिटिकल थिंकिंग किस तरफ लेके जा रहा है। बस इसी तरीके देखिए, शिया कम्युनिटी में आप यहाँ तो कास्ट वार में बटे हुए हैं, और इसी तरीके से शिया कम्युनिटी में भी हर कास्ट के लोग हैं, अंसारी भी हैं, और उसके बाद शेख भी है, और उसके बाद ठाकुर भी है, राजपूत भी है, पंडित भी हैं, जो क्या कहते हैं शिया कम्युनिटी, शिया हुए हैं इसी हिंदुस्तान में। लेकिन वो कभी हमने ठाकुरवाद नहीं किया। मैं उसी ख़ानदान से हूँ, राजपूत थे हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन हमने कभी जो है वो कहा, हम ये देखते हैं क्योंकि हमने दीन और सियासत जो ली है वो अपने इमामों से सीखी, और उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ और जो क्या कहते हैं ग्रेट आयतुल्लाह जो हमारे यहाँ थे, उन्होंने जो हमको बताया, उस तरीके से हमको हर मुल्क में ये सिखाया कि जिस मुल्क में रहिए आप उस मुल्क के कानून को फॉलो करना आपके ऊपर जो है वो ज़रूरी है। आप कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते, हत्ता कि आप जो है वो रेड सिग्नल भी नहीं तोड़ सकते, तो हम उसको फॉलो कर दें। इसी तरीके से वोट के मसले में जिसने कम्युनिटी को बांटने की कोशिश की, जिसने जो वो, मैं उसको नहीं देता, गोरों ने जो है वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ये के बाद की बात करिए सर, के ज़माने ही से ये जो शिया सुन्नी हिंदुस्तान में कभी नहीं लड़ते थे, ये जो क्या कहते हैं, जब किताब लिखी गई तो फैसला शरिया दिल्ली में अब्दुल अजीज़ देहलवी ने लिखी, उसी के पास से जो है वो डिवाइड हुई। हमारे उलमा ने उसके इल्मी जवाब लिखे, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो इल्मी तय दुनिया की और जो है वो रिसर्च का वर्क है। लेकिन हम हमेशा अपनी कम्युनिटी में हमने कभी बाई फोर्स कोई चीज़ नहीं मनवाई है। हमारे यहाँ ये कि आपको हर जब बता देना है कि ये सही है, ये गलत है। हम तालिबानी फरमान नहीं है कि तालिबान की तरीके से जो है वो दाढ़ी नहीं रखोगे तो वो लालटेन का शीशे में जो है वो दाढ़ी डाल के दिखवा रहे हैं कि अगर बाहर निकल आएगी तो
जो है वो छोड़ देंगे, और अगर शीशे के अंदर जो है वो दाढ़ी रही तो चकोड़े मारते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। या पाकिस्तान में जिस तरीके से ज़ियाउल हक के ज़माने में था कि जो मतलब ये कि कोड़े मारे जाते थे, हम लोगों ने कभी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं अपनी कम्युनिटी को कहते हैं आप देखें आपके इलाके में मान लीजिए कि क्या कहते हैं कोई कम्युनिस्ट नेता है, कम्युनिज्म को हम नहीं मानते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट है, लेकिन हमको दुनिया में रहना है। जैसे हमने कहा ना कि हवाई जहाज़ के पायलट का मज़हब हम नहीं पूछते, रेल के ड्राइवर का मज़हब बता दिया। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर आपके इलाके में कम्युनिस्ट जो है वो बहुत उसने काम किया है और आपकी पॉपुलेशन वहाँ के हर मज़हब का आदमी वहाँ पर रहता है, तो अगर वो जीत रहा है तो आप उसको जिताएं, और वो काम करे तो काम करने वाला चाहिए। और जो डिवाइड करे और कौम को लड़ाए, माफ़ कीजिएगा ये तल्ख़ हकीकत, आज हिंदुस्तान जिस कोने पर खड़ा हुआ है, अगर आपने उसको जो है वो आप मीडिया वाला जो कहते हैं डेमोक्रेसी का फोर्थ जो है वो सुतून है, अगर इसने जो है वो अपना अहम रूल ना अदा किया तो वही हिसाब है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि न मत समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि मैं फिर से पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पे आ रहा हूँ। मैं देखिए, मैं एकदम पत्रकार आदमी हूँ, मुझे साफ शब्दों में बात करने की आदत है। मैं पार्टी की बात हो, मैं पार्टी का नाम लेके बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप बांटने वाली, जोड़ने वाली, तोड़ने वाली तमाम चीज़ें तो मैं वहाँ पे पार्टी का नाम लूँगा। अब मैं शिया मुसलमानों की पॉलिटिकल थिंकिंग में क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ, क्या बात हो रही है? क्योंकि बात हो रही है वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी नाम का एक व्यक्ति आता है फलक पे, मुझे फ़ोन आ रहा है बार बार, ये यूनिवर्सिटी से। तो वसीम रिजवी नाम के एक व्यक्ति का नाम लूँगा, ठीक है। यहाँ पे शिया वक्फ बोर्ड बनाया गया, शिया वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन बना हुआ व्यक्ति, उसने पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम काम किया, ठीक है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी में उस वक्त तक तो वो एक मुसलमान था, एक शिया मुस्लिम था, एक शिया बॉडी का एक चेयरमैन तो था वो, है कि नहीं? उस वक्त तो था। फिर बाद में उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, जितेंद्र त्यागी बन गया, फिर वो बीजेपी के फोल्ड में दिखने लगा, उस पूरे हिंदुत्व के फोल्ड में दिखने लगा। फिर एक रीजनिंग शुरू हुई कि मुसलमान किसके साथ हैं, फिर ये रीजनिंग शुरू हुई कि शिया मुसलमान किसके साथ हैं। फिर ये रीजनिंग समझ में आई, पता नहीं, आई डोंट नो इफ़ यू वुड गाइज एग्री विद मी और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये समझ में आई लोगों को कि शिया मुसलमानों का यूपी में खासकर एक बड़ा फैक्शन है जो बीजेपी के साथ खड़ा है। अब मैं उन वकील साहब की बात का फिर से जिक्र करूँगा। उनका कहना था कि साहब यहाँ पे शिया सुन्नी दंगे हुए थे, इस वजह से मुहर्रम का जुलूस बंद हो गया था। मुहर्रम शिया समुदाय के लोग मनाते हैं, वहाँ पे उस पूरे माह मुहर्रम में मातम करना और तमाम जो आपके की रवायतें होती हैं उनको फॉलो। प्लीज़ सर, प्लीज़ करेक्ट। देखिए, लखनऊ में आज़ादारी के जुलूस जो है वो हर गवर्नमेंट के ज़माने में प्रोसेशन जो है वो जुलूस मुहर्रम के निकलते रहे। पहले आज़ादी के बाद से कांग्रेस के ज़माने में निकलते रहे, कांग्रेस के बाद जो है वो जब क्या कहते हैं मतलब ये कि 36 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, और उसके बाद सबसे पहला जो है वो ओपन दंगा हमारी लाइफ में, हम 63 साल होने आ रहे हैं, सबसे पहला दंगा जो है वो इसी इलेक्शन में हुआ, और कारपोरेटर के इलेक्शन हुआ हमारे इलाके काजमैन में। यह पोलिंग बूथ थी। क्या किस साल की बात है? ये जो है वो 69 के करीब है, 69 में। उसके बाद ओपन झगड़ा 69 में बहुत बड़ा राइट हुआ लखनऊ में, शिया सुन्नी, और उसमें शिया काफ़ी लोग मारे भी गए और उसमें गोलियां भी उनके ऊपर बरसाई गई और जुलूस पे प्रोसेशन पर बाकायदा हमला किया गया। उस वक्त तक शिया सुन्नी आबादी मिक्स थी, सुन्नी शिया आबादी में रहते, शिया सुन्नी में आबादी में रहते थे, हम काजमैन में रहते। उसके बाद क्या कहते हैं चरण सिंह की गवर्नमेंट थी, चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और बहुत स्ट्रांग आदमी था, आयरन मैन था। उसने जो है वो फिर इसको जो है वो जुलूस फिर बहाल करा दिया, और उन्होंने, इनके फादर कालवे सादिक साहब थे जेल में, और ताहे जरवली साहब थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑरेटर थे, और शिया कॉलेज के जो है वो सेक्रेटरी थे, जो शिया कॉलेज, इनको जेल में बन किया। और सुन्नी लीडरशिप में भी लोगों को, सुन्नी लीडरान को भी बन किया, अब्दुल वलीम फारूकी और कौन कौन को। और उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग जो तय करके नहीं निकलेंगे कि हमको बाहर नहीं निकला है और आपका जुलूस है, और बकिया वार्ता आप जुलूस से। लेकिन वो जुलूस को उन्होंने जो है मुहर्रम के जुलूस को उन्होंने निकलवाया, और मदे साहबा का जुलूस जो है वो चरण सिंह ने नहीं राइट कहा, जो होता था पहले वही होगा। ठीक है, फिर आगे चल के बंद कब हुआ? उसके बाद होता रहा, फिर उसके बाद 74 में राइट हुआ, फिर 74 के बाद जो फिर 78 में राइट हुआ। 78 के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब जुलूस हम निकलेगा, वहाँ भी हजरात ने, देखिए सुन्नी ताज़ियेदारी भी करते हैं, सुन्नियों की बात नहीं करो, वहाँ भी हजरात जो फंडेड बाई सऊदी अरबिया हैं, तो उन लोगों ने जो है बाकायदा का जब जुलूस निकलेगा तब हम हमला करते थे। कई लोग मारे गए, मकानात जले, आबादी डिवाइड हुई 69 से लेके और 74-78। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, ये हर गवर्नमेंट ने जो अपने दौर में जो है वो जुलूस को निकलवाया,
है। और जो उसमें जो है वो कि फिर जो है वो कांग्रेस के बाद जब कांग्रेस नहीं आई, बाबरी मस्जिद से के मसले के बाद, ताला खुलने के बाद फिर कांग्रेस पलट के नहीं आई, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये भी एक हम शिया कम्युनिटी और हमारे दिल की बात है कि कांग्रेस से ब्लंडर गलती जो है वो यही हुई कि उन्होंने ताला खोला तो यूपी में फिर वो पलट के आ नहीं पाए। अब वो क्या मामला था वो जाने, उन्होंने जो किया गया वो आप फिर उसके बाद जो है वो जो भी गवर्नमेंट आई उसने आज़ादारी के जुलूसों को बाकायदा जो है वो निकलवाती रही कि जैसे होता था वैसे। उसके बाद जो है वो जो क्या कहते हैं 3 जवानों ने मायावती की गवर्नमेंट में सेकंड पीरियड जब मायावती अकेले, तो उसमें जो है वो 3 आदमियों ने अपनी जान जला के अपने को खुदसोजी की और उसमें वो शहीद हुए। और उसके बाद जो है वो इसको फिर पूरी कौम जागरूकता हुई। हमने पास 62 दिन तक हम यंग टीम में थे शिया कम्युनिटी के, और हम लोगों ने इसको जो है वो आंदोलन को चलाया। और कोई उस वक्त सिर्फ यंग टीम में थे, हम लोग नाम भी ले लेता हूँ, मैं ज़हीर अहमद इफ्तिखारी था, उसके बाद अब्बास इरशाद साहब थे, या मीसम जैदी साहब थे, और क्या कहते हैं मुत्तकी जैदी थे, यासूब अब्बास थे। और जो है वो इस तरीके से हम लोगों ने यासूब अब्बास जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में थे, पर्सनल लॉ बोर्ड में है, पर्सनल लॉ बोर्ड के भी फाउंडर मेंबर हम भी हैं, फाउंडर हम भी हैं बना। तो बहरहाल उसके बाद फिर जो है वो सब जुड़ते चले गए, फिर इनके फादर आ गए, फिर नई कमेटी बनी जब हम लोग जेल में चले गए। तो इस तरीके से जो मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं अब 3 आदमी की जान जा चुकी है, तो बीजेपी ने कहा कि नहीं अब वार्ता बराबर होगी। श्री राम अरुण साहब जो डीजीपी थे वो लखनऊ के जो है वो समझिए एक एक फ़र्द को जानते थे, और लखनऊ के दंगे सारे अफसरान उनके सामने के जो है वो जूनियर थे। वो कांग्रेस के पीरियड में भी मेरे ख्याल से रहे थे, या नहीं 78 से 77 से 78 से थे वो, मतलब एसपी रहे, एसपी वाले वो बाकायदा बजीद रहे कि नहीं इस मसले को अब हल करना है। कल्याण सिंह ने जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई है प्रोसेशन निकलने के बाद, सुधाकांत साहब ले गए थे, उसमें इनके वालिद कल्बे सादिक साहब थे, मैं था, हमीदुल हसन साहब थे, आगा रूही साहब थे, कल्बे जवाद साहब थे, एम ताहिर साहब थे, शायद जावेद मुर्तज़ा साहब भी, मेरे ख्याल फ़ोटो मेरे पास है बहरहाल। तो उन्होंने कहा कि हर मसला पॉलिटिक्स में नहीं हल किया जाता, मैंने इस मसले को हल करने के लिए आस्था को हवाला दिया कि आप लोग अपने आस्था के ऊपर इस मसले को हल करिए। हमारी जो है वो कम्युनिटी ने जो है वो उसको आस्था के बलबूते पर बहरहाल हल हुआ ये मामला। और उन्होंने क्या कहते हैं जुलूस तो हमारे निकलते ही थे और ऊपर बीजेपी ने, लेकिन ये कि एक इंटरिम जुलूस निकाला उन्होंने, उस मुसल्मान सुन्नी वहाबी हजरात ने अपना एक जुलूस निकाला बग़ैर नाम के, और शिया ने अपना आज़ादारी के नाम का जुलूस निकाला। उसके बाद वार्ता होती रही, और देश दीपक वर्मा भी कमिश्नर थे, वो भी थे, और डीजीपी श्री राम अरुण थे। उन्हीं के पीरियड में ये हुआ। कल्याण सिंह के पीरियड में ये एग्रीमेंट जो है वो हो गया। ये और बात है कि उस एग्रीमेंट से हम उस वक्त राज़ी नहीं थे कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ टीम थे। हाँ, मेरा सवाल के आधे में आपने आधा जवाब लंबा सा दे दिया, मैं सवाल फिर से पूरा कर लूँ। सवाल ये है कि अब उनके तर्क ये थे कि कल्याण सिंह ने इस पूरे सेटलमेंट को, जिसको वो कह रहे थे कि बैन हटाया, आप कह रहे हैं सेटलमेंट आया, जो भी है, इस वजह से हमको उस समय लगा कि किसी ने तो हमारे लिए स्टैंड लिया, किसी ने मुहर्रम के लिए, शिया समुदाय के लिए, शिया समुदाय का जो रिलीजियस बिलीफ है उसके लिए स्टैंड लिया। तो हम उससे और इंक्लाइन हो रहे हैं, हम बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। फिर बाद में उनके अपने इल्ज़ाम हैं समाजवादी पार्टी की सरकार पे, अखिलेश यादव की सरकार पे, आज़म खान पे उनके अपने इल्ज़ाम हैं। तो वो जो हैं सो हैं, वो बोलते हैं हम पे लाठी चार्ज करवाया, हमारे पे लाठियाँ चली, पुलिस ने हमको मारा। लेकिन जो उनका ये कहना है कि जो लोग खासकर यूपी में मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते रहे, मुसलमानों के हितैषी बन के पॉलिटिक्स करते रहे, उनके तर्क ये थे, वो हमारे साथ ऐसे खड़े थे, वो हमारे साथ ऐसा काम कर रहे थे, तो हम उसके साथ साइड लाइन हो गए, जो कम से कम हमारे लिए कोई एक तो उद्धार कर रहा था। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो ये तर्क देते हैं कि उन्होंने मेरी आज़ादारी खुलवाई, तो उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहिए ये आज़ादारी बंद किस वजह से हुई। कोई भी समाज हो, कोई भी मज़हब हो, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं वो वहाँ पे तफरका पैदा करते हैं। वो चाहते हैं, आप अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे 2 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य, जहाँ से ज़्यादातर अली ज़हीर साहब काफ़ी साल तक MLA रहे। लेकिन क्या होता था, उसको शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान सब मिल करके वोट देते थे। कुछ लोगों को लगा कि हम यहाँ की सीट नहीं जीत पा रहे थे। उन्होंने एक चाल, जिसको मैं चाल ही कहूँगा, ऐसी चाल चली कि उन्होंने कुछ इधर के लोगों को अपने साथ जोड़ा, कुछ उधर के लोगों को अपने साथ जोड़ा, और आपस में वो डिवीज़न पैदा किया। उस डिवीज़न की वजह से ये हुआ, आप देखिए, फिर वो सीट मुस्तकिल एक दूसरी जमात के पास, जो कभी वहाँ से जीत नहीं पा रही थी, उसके पास वो लगातार वो सीट रही। लेकिन अभी जा कर के, अभी आपने देखा 2022 में क्या हुआ,
वही जो सो कॉल्ड बहुत से मौलाना खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उन्होंने कितनी अपीलें की, क्या असर हुआ उसका? उनको अपने पोलिंग वोट बूथ के ऊपर 5 वोट नहीं मिले हैं। तो मौलानाओं को इतनी क्यों चिंता है बीजेपी? कुछ मौलानाओं को बीजेपी सर आता हूँ सर 2 मिनट में आप बहुत लंबा समय ले लेंगे सर। मौलानाओं को कम्युनिटी की चिंता नहीं है, वो खुद अपने को और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पावर में लाना चाहते हैं, अपनी इमीडिएट फैमिली को, अपनी इमीडिएट, अपने दोस्त, अपने एक ग्रुप को। उन कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है उनको, एक पैसे का नहीं ले। देखिए कम्युनिटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006, उसके बाद रंगनाथ, जिसको मैं सबसे अच्छा समझती हूँ, रंगनाथ 2009 में आई थी। उन्होंने सलूशन दिया था, सच्चर कमेटी एक डॉक्टर की तरह डायग्नोज किया था और रंगनाथ ने सलूशन दिया था कि ये करना चाहिए। तो सरकारों को वो काम करना चाहिए था। क्या मौलानाओं ने इस बात को उठाया या मुस्लिम लीडरशिप ने उठाया? मैं मुस्लिम लीडरशिप को भी कहती हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं, किसी लीडरशिप ने उठाया। या देखिए ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा है, रेलवे के पास है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास है, ठीक है। क्या इन्होंने इस ज़मीन का सही इस्तेमाल किया कम्युनिटी के लिए? सादिक साहब ने एक स्कूल खोला जिसमें गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शाम के वक्त उनको एजुकेशन दी जाती है, एक काम किया। देखिए मौलाना लोग के पास भी अगर है तो करें, वक्फ बोर्ड के पास तो बहुत है, वाई दे आर नॉट डूइंग इट? जी, मैं वही कह रहा था, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि जैसे जो सो कॉल्ड मौलाना है वो अपने पर्सनल हितों के लिए ज़्यादा उनको चिंता रहती है। हमारे जिनका इनके वालिद साहब थे, डॉक्टर कल्ब सादिक साहब, पद्म भूषण भी उनको मिला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इत्तेहाद की बात करी, चाहे वो शिया सुन्नी इत्तेहाद हो, चाहे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले, आपका लॉ कॉलेज है, आप लोगों ने इंटर कॉलेज खोला, डिग्री कॉलेज खोला। क्या हुआ उससे? हमारी जो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे 2 चीज़ें मेन प्रॉब्लम हैं, एक एजुकेशन की, दूसरी रोज़गार की। आप जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं अपनी कम्युनिटी को, आप उनको ना रोज़गार दे नहीं सकते। तो उन्होंने जो बेसिक्स थी उस पे काम किया। उस पे क्या हुआ, हमारे बच्चे पढ़ लिख के निकले। वो जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो इन सब शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम इन सब में नहीं पढ़ता है, वो अपने रोज़गार की तलाश करेगा। आज देखिए कितने आरी जरदोज़ी वाले हैं हमारे जो सो कॉल्ड बहुत से मौलाना उलमा हैं, सो कॉल्ड मैं उलमा कहता हूँ उनको इसकी चिंता नहीं है। आरी जरदोज़ी वाले पूरी रात काम करते हैं और उनको 200 से 300 रुपये मिलता है। उनको अपने जीवन यापन करने में दिक्कत होती है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वो उनके लिए आप उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप लड़ाई किस चीज़ की लड़ते हैं? हम शिया कम्युनिटी को लेकर के खड़े हो जाते हैं, उधर से 2 लोग सुन्नी कम्युनिटी को लेकर के खड़े हो जाते हैं और आपस में तफरका पैदा करने की कोशिश करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है? और मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कहीं से गवर्न होते हैं। इनसे इलेक्शन से कुछ दिन पहले कहा जाता है अब आप ये पॉइंट उठाइए जिससे दोनों कम्युनिटी में आपस में क्लैश हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखिए इसमें बहुत गिरावट आई है। मैंने आपको 2022 को उदाहरण दिया, और 2019 में भी राजनाथ सिंह जी यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन आप चेक करवाइए आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे। जो शिया बूथ्स हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन को ही वहाँ पे वोट मिला। तो ये जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, इनके मुँह के ऊपर वो तमाचा था, और ये तमाचा इस बार फिर लगने वाला है। अपने वो वोटिंग राइट्स पे मैं कोई कमेंट आ रहा करना चाहती हूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और जुलूस के ताल्लुक से जो बात जिस पर आपने डिस्कशन शुरू किया था, आपका जो सवाल था, फसादात का पहलू तो उन्होंने बता दिया कि वो पॉलिटिकल होता है, कि जो भी फसादात होते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई होती है। और जुलूस के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगी कि लखनऊ में मुहर्रम का कोई भी जुलूस किसी भी सियासी पार्टी की देन नहीं है। जो यहाँ पर फसादात हुए, वहाँ हिस्ट्री ये थी कि पहले जुलूस उठते थे, फिर उसके बाद फसाद हुए, और जब फसाद हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलूसों के ऊपर बैन लगा दिया। जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जुलूसों पे बैन लग गया तो यहाँ की जो आवाम थी वो प्रोटेस्ट में, मतलब उसके लिए एक पीसफुल एहतजाज करने के लिए, जो आशूरा का जो दिन होता है उस दिन जो है वो गिरफ्तारियां दी जाती थी। पूरी कम्युनिटी में बहुत बढ़ चढ़ के लोग इन गिरफ्तारियों में हिस्सा लेते थे और उनको गिरफ्तार किया जाता था, फिर पुलिस लाइन ले जाकर के छोड़ दिया जाता था। ये सिलसिला चलता रहा।
उसके बाद कोर्ट में केस किया गया। हाई कोर्ट ने उससे पहले ही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है, शायद नेहरू ब्रिगेड थी या गॉड नोस कुछ ऐसे ही नाम था, कि जिसकी तरफ से वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उस वक्त जो है वो जज साहब ने हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए थे कि लॉ एंड ऑर्डर को वो करके और दर्शन की परमिशन दी जाए। तो जब वहाँ पर, क्योंकि जो अयोध्या के जो हालात थे उस वक्त डिमोलिशन के बाद, और जब उनको परमिशन दी गई, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो रिट की गई थी हाई कोर्ट में कि यहाँ पर भी, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना इजी है वहाँ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर भी जुलूसों को उठवाया जाए। और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया था कि वो दोनों पक्षों को बुलाएं, मीटिंग करें और जुलूस उठवाएं। तो इसके बिना के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेशन बुलाता था, दोनों पक्षों को बुलाया जाता था। उसमें जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ बिके हुए लोग भी होते थे, कुछ अपने मफाद वाले भी होते थे, तो वही चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद फाइनली जुलूस उठे। तो उसमें किसी सियासत का कोई दखल नहीं है। अगर ये कहे जुलूस की बात करें तो बेसिकली वो जुलूस क्या है? वो एक प्रोटेस्ट है, जिसको वो जुलूस का कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट है। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है? अच्छाई का प्रोटेस्ट बुराई के खिलाफ। ठीक है, 1400 साल पहले आप वाकिफ़ होंगे उस हिस्ट्री से कि जुल्म के ख़िलाफ़, और जो बर्बरियत थी यजीद की, उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 लोगों ने उसको चैलेंज किया, और उस टाइम उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, लेकिन वो उसके आगे झुके नहीं। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुलवा दिया, अरे आप इसका मतलब आप जालिम के साथ हैं, जो जुल्म कर रहा है, जो वो लोग जो आपस में लड़ा रहे हैं, अगर आप उनके साथ हैं तो इसका मतलब आप जुल्म के जालिम के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कल मुख्य वक्ता तो आप ही हो गए। मुख्य वक्ता ये हो गया। हाँ, बात सहमत हूँ मैं आपकी। आपने नाइंसाफी करी है। जी, इन्होंने की है, मुझे मत बोलिए। नहीं, आपने टोक दिया तो मैं आ गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े एहतराम के साथ इनकी एक बात की हम तायद करते हैं कि इन्होंने फ़िलिस्तीन की हिमायत करी। हम भी करते हैं, सभी करते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दूसरा ये कि आप भारतीय जनता पार्टी और RSS के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कौन? आप। मैं? जी। मैं या मीडिया? आप। कहें ऐसे बोल रहे हैं सर? लल्लन बताइए, हिंदू है मुसलमान? लल्लन हिंदू, शिया, सुन्नी, OBC या दलित? क्या लल्लन कौन है बताइए? आप बताइए। पहले इनके रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर लो, ये लोग हंस रहे हैं। ठीक है। लल्लन हिंदू है, शिया है, मुसलमान है, OBC है, क्या है? लल्लन कौन है? आपने यहाँ पूरी डिबेट जो है, जो हमें एजेंडा बताया गया था, इसके लिए हम बुलाया गया था, वहाँ यहाँ कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ 27 साल पहले जो जुलूस उठे थे तो 97 में, उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। आप शिया सुन्नी कर रहे हैं। मैंने वही देखा। आप शायद सर आपका नाम बता दीजिए मुझे। कल्बे हुसैन साहब। देखिए सर, मैं आपको फिर से बता दूं, शायद आपके अरे नहीं दूसरा, अरे पहली बात पे तो बात हो जाए सर। अरे ना पहले बात, वही जिम्मेदारी पे ही आ रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी नहीं सर, मैं अरे प्लीज, अरे सर मेरे पास भी माइक है, थोड़ा बस मुझे। अरे सर ऐसा नहीं, मैं सबको बोलने दिया है। आपकी बारी नहीं आई सर, आप हमको गोदी मीडिया बोल दीजिए। उनकी बारी ना आए, मुझे कुछ और बोल दें। और मुझे सर मुझे लल्लन खास नहीं सर, इसका नाम है लल्लन। लल्लन क्या है ये? लल्लन मत पढ़िए, लल्लन टॉप पढ़िए पहले आप। क्या आप लल्लन निकालेंगे क्योंकि आप शिया सुन्नी निकाल रहे हैं? अब देखिए वहीं पे मैं बोल रहा हूँ, आप मिस कर गए, पूरी बात का पॉइंट ही मिस कर गए। तो सुन तो लीजिए, क्यों मैंने इस पूरी बातचीत की शुरुआत में जब मैं यहाँ खड़ा होकर इंट्रो दे रहा था, तब मैंने कहा कि इस देश में परसेप्शन है। क्या परसेप्शन नहीं है? आप लोग इससे इनकार करेंगे? परसेप्शन है, इसलिए मैं बातचीत करने आया। इस देश में परसेप्शन है। मेरे इस परसेप्शन को और थोड़ा सा ज़्यादा हवा मिलती है जब मैं आज कचहरी में कुछ लोगों से मिल के आया। उनका ये कहना है, इस देश में, मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा, अगर मैं हैदराबाद जाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं ये बातचीत करूंगा। अगर आप ये कह रहे हैं सर, तो इस देश में पार्टियां टिकटों का बंटवारा जातियों का वर्चस्व देख के करती हैं। किस विधानसभा में कितने दलित हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने OBC हैं, कितने OBC में भी सबसेक्ट कितने, उस हिसाब से पार्टियां विधानसभा में टिकटों का बंटवारा करती हैं।
इस देश में सबसे बड़ी मांग कर रही हैं पार्टियां कि भाई जाति का कास्ट सेंसस जारी किया जाए ताकि जातियों को उनका अधिकार मिल सके, जातियों को उनके हिसाब से योजनाएं और स्कीमें मिल सकें। मेरा तो काम है सर, मैं तो डिकोड करने का काम है, मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। मैं शिया वराम सुन्नी करने आया ही नहीं हूं। मैं सुन्नी मुसलमानों के बीच में जाता हूं तो उनसे कठिन सवाल पूछता हूं। मैं जाता हूं महिलाओं के बीच में जाता हूं, मुस्लिम महिलाओं के बीच में जाता हूं तो उनसे पूछता हूं बुरके पे, हिजाब पे, तमाम जो बहसें होती हैं। क्या आपको लगता है कि जब शिया मुसलमानों पे, मान लीजिए मुझे ले लीजिए, मुझे सिद्धांत मोहन के बारे में देश भर में बात होने लगे कि सिद्धांत मोहन एक बिके हुए पत्रकार हैं, कोट एंड कोट, लोग कहते ही रहते होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या कभी को आप कहने नहीं है कि क्या ये सिद्धांत मोहन में कल्बे हुसैन के 50,000 रुपये छीन लिए, ये बात हो जाए मान लीजिए, तो क्या भाई साहब पूछने नहीं है कि सिद्धांत मोहन तुमने छीने? भले ही मैंने नहीं छीने हो, भले ही मैंने 500 रुपये आपसे उधार लिए हो, आप बोल दें जाके। मैं बोला परसेप्शन बिल्डिंग के खिलाफ भी बात करनी होती है ना सर। आप मुद्दों पे बात करिए, देश के मुद्दों पे बात सर वही तो बोल रहा हूँ। अब बताइए, अब दूसरी बात, मजहबी फील्ड के एक्सपर्ट आप हैं हजरत, हम नहीं हैं। लेकिन हजरत ये एक बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अगर हम गलत हों तो टोक दें। आपकी मर्जी सर। प्रॉफिट मोहम्मद का लास्ट फरमान था, लास्ट व्याख्यान खुतबा, कि ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई पसमंदा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई सैयद है, ना गैर सैयद है, ठीक है ना। और हुजूर का दूसरा ये था कॉल था कि 9 कारोबार में है और एक जो है वो मुलाजिमत में, नौकरी में, ठीक है। हजरत ने कारोबार को बुरा कहा कि ये मना है, वो मना है, वो मना है। वो कारोबार सब ईरान में 90% से ऊपर शिया है, सब डिग्निफाइड हो। देखिए जब कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही बात ही कह रहे हैं कि होना चाहिए जो हमारे इतनी देर। हाँ, ईरान में 90% से ऊपर 90% से ऊपर शिया ईरान में। तो क्या वहाँ पे गोश्त नहीं कटता है, मटन नहीं कटता है, चिकन नहीं कटता है? इराक़ में 80% से ऊपर शिया है, कारगिल में 90% से ऊपर शिया है। तो वहाँ गोश्त इम्पोर्ट होता है क्या? या जो हमारे पैगंबर थे जिन्होंने बकरीद की शुरुआत हुई थी, बकरीद समझते हैं ना, ईद उल अज़हा, अधा अलग अलग लोग कहते हैं उसको, चालान अलग अलग, किसने क्या काटा था उसको? पैगंबर ही ने काटा था। तो गलत कैसे हो जाएगा? वो सुन्नत हो गई। कारोबार कोई भी छोटा धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। पठान मूवी आप भी देखे हैं? जी मैम कुछ कह रही थी। हाँ नहीं, मेरा कहना है, देखिए हमेशा ये बात कही जाती है और हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, 25 ईयर से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे काम कर रही हूँ, कि हम लोग कहते हैं कि समतल प्लेग्राउंड दीजिए सबको, ओबीसी को भी, दलित को भी, माइनॉरिटी को भी, जिससे कि वो कम्पीट कर सकें एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। तब तो आप कम्पीट हैव नॉट का गैप मिटा सकते हैं। जब आप सिर्फ कहेंगे हैव एंड हैव नॉट, कैसे मिटेगा बताइए? जब आपको गिनती ही नहीं मालूम। हाँ, आपको गिनती ही नहीं मालूम। और दूसरी बात, अगर आप बच्चे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, रिक्शा पुलर का बच्चा जिस स्कूल में जा रहा हो, हमारा बच्चा बहुत अच्छे कॉन्वेंट में जा रहा है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि रिक्शा पुलर का बच्चा हमारे बच्चे से कॉम्पीट करेगा और वो बेहतर बनेगा? वो तो रिक्शा ही पुल करेगा वो, या कुछ ऐसे ही सब्जी वब्जी लगाएगा। तो क्या आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि उससे निकल के दूसरा काम भी करे। वो जरदोज़ी चिकन वर्कर जो हमारी औरतें हैं, वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, कंप्यूटर सिखाएं, वो IAS भी हो, PCS भी हो, वकील भी हो, आगे बढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कहना चाहिए। और कोई काम, सही बात है, छोटा नहीं होता हर काम। तो अमेरिका वगैरह में कहते हैं डिग्निटी ऑफ द वर्क, गांधी भी कहा था, डिग्निटी ऑफ वर्क की बात की थी। और ये इस्लाम में भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, ये बड़ी बात है। तो सर इफ्तिखार साहब, देखिए जो बात वो कह रही है, यहाँ बात हो रही है ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से अगर हम सुनिए, अब देखिए वो बात इन लोगों ने कह दी तो मैं कह दे रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने जो है वो क्या कहते हैं, कोई जो है स्लॉटर हाउस नहीं खोला, और हमारे 12 इमामों ने का जो लोग करते थे उनको भी उनकी समाज में ज़रूरत थी और उन्होंने किया। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि मकरू हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है यानी नहीं होना चाहिए उससे, और उसकी रीज़न बता दी है कि जैसे जो है स्लॉटर के काम करने से इंसान का जो है वो कसीउल क़ल्ब यानी बहुत ज़्यादा क्रूलर बन जाता है इस मिजाज के एतबार से कर रहा है। तो जैसा मैम कह रही हैं, ठीक है वो कर रहा हो तो करेगा, तो इसकी मतलब हराम हमारे यहाँ तो नहीं किया, फतवा तो नहीं दिएगा कि नहीं कर सकता है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि हमारे मसलन, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम लोग जितने आदमी हैं हम सफाई का काम जो है सड़क पर कर सकते हैं? पूछिए कोई कर सकता है?
अभी इम्प्लाई अब मैं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम सुनिए, अरे सुनिए, नहीं सुनिए, हम कह रहे हैं मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है पूरा। उन्होंने खुद स्वच्छ नहीं किया, सबसे ज्यादा उन्होंने देश को क्या कहते हैं तबाह बर्बाद कर दिया है। अब आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मैं कर रहा हूँ भाई, डिबेट ज़्यादा तौलानी ना हो, ये सब बात छोड़िए। देखिए जो लोग सुनिए जो लोग जो है वो इस वक्त कह रहे हैं, हमारे आप लाए मुद्दा ये है कि शिया लीडरान जो है वो शिया धर्मगुरु, जिनको आप कह रहे हैं कुछ धर्मगुरु 4-5 आदमी हैं। कहने का मकसद ये है कि देखिए राजनाथ साहब से जिन लोगों ने, राजनाथ साहब तो वोट मांगने के लिए हर पार्टी का आदमी वोट के पास, राजनाथ साहब ने देखा कि किसको हम क्या दें और उसके बाद उसका वोट लें, गिव एंड टेक वाला मामला हुआ। उन्होंने जो है वो उन लोगों को टच किया, उनको बता दिया गया कि इनके पास बहुत बड़ा मजमा होता है और आप इनको जो है वो क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, देखिए जो समाजवादी का मैं मतलब ये कि वर्कर नहीं हूँ और ना भाई मैं जो है वो बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ, लेकिन ये और बात है वर्क नहीं करता हूँ कांग्रेस में, ये जानते हैं मैं जानते हैं कि मैं वर्क नहीं करता हूँ कांग्रेस का, लेकिन हमारा ख़ानदान घराना आज़ादी के आंदोलन में सब में रहा, तो बहरहाल और मैं एक्टिव कांग्रेसी कोई मेंबर नहीं हूँ। नेहरू फैमिली भी सोनिया गांधी जानती है सर। कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने जो है वो कहा कि वो लाठीचार्ज जो है, भाई लाठीचार्ज जो है वो क्या कहते हैं आज़म खां के पर्सनल मैटर के ऊपर खिलाफ था, उनका मैटर था, वसीम रिजवी उनका आदमी था, कल वसीम रिजवी आपका आदमी था, है कल आप उसके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, आप उसके साथ चल रहे थे, और वही फिर उसके बाद वो आज़म खां आपसे डिस्प्यूट हो गया किसी पे, है मुख्तार अनीस जिन्होंने जो है वो सिप्तानाबाद का इमामबाड़ा खाली कराया और क्या कहते हैं आलमनगर की ज़मीन खाली कराई मुलायम सिंह से कह के, लेकिन लोगों ने कैश कर लिया। उसके बाद वसीम को आपने इतना ऊंचा कर दिया कि उसको जो है वो एज ए क्या कहते हैं डॉन आपने इस्तेमाल किया उन लोगों ने। अब उसके बाद जो है वो इतना बड़ा जुलूस हुआ, तो उसके जब उसके आवास पे जो है वो हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज चलाई। हालांकि वो काम कोई अच्छा नहीं था, उनको भी जो है वो तहम्मुल से और बर्दाश्त से करना, लेकिन जो है वो पुलिस के हाथ में जब लाठी आती है तो जब बात से मनवाती है, नहीं मानते तो फिर उसके बाद दूसरा मजबूरी है कि हम भी पुलिस अफसर के बेटे हैं, तो पुलिस अपना काम करती है, ये मैंने बारहा देखा है। तो हमारे वालिद कहते थे कि देखो जब पुलिस से बात करो तो देखो कि अगर पुलिस का रवैया सख्त हो रहा है तो तुम जो है वो धीरे से करके कि ठीक है, मतलब ये कि टाल के वहाँ से हट जाओ, और अगर भिड़ जाओगे तो वो ज़रा से इशारे में फिर सब कुछ हो सकता है, समझे। कहने का मतलब तो ओवरऑल उन्होंने लिया वक्फ़ को कि इनको वक्फ़ दे दिया जाए, यह आज़म खां से इनकी लड़ाई यही वक्फ़ बोर्ड की थी, तो इनको वक्फ़ दे दिया गया। फिर उसके बाद और उनको ठेके दे दिए गए उनको, तो वो तो अपील करेंगे कि क्या कहते हैं आज़ादारी के। उसके बाद दूसरा तबका हमारा शिया कॉलेज को एक लोगों को दे दिया, जिन क्या राजनाथ साहब जाते हैं, और जो लोग राजनाथ के यहाँ जाके जिन्होंने ग्राउंड पर परेड की है उन्हीं की बात बता रहा हूँ, समझे आप। मैं तो राजनाथ सिंह के साथ मंच साझा किया। दूसरा तबका शिया कॉलेज के पहुँच गया। शिया कॉलेज के हमारे यहाँ जो है कि कितनी जाके आप शिकायत की है, जाके अंदर देखिए कि जो है वो प्रोफेसर और लेक्चरर के सिलसिले में जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें कितनी जो है वो बदउनवानी हुई, और कितने लोगों को जो है वो लोग कह रहे हैं कि लाख रुपए ले लेके और जो है वो पोस्टें दी गई हैं, और कितने लोगों को अपनी मनमानी ने वो भरा। उसके बाद जो है वो तीसरा तबका जो लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस घराना था, वो मज़ार शहीद सालिस का था, वो उनको हवाले कर। तो जिन लोगों को मज़ार मिला, मज़ार शहीद सालिस, जिनको शिया कॉलेज मिला, जिनको जो है वो क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड मिला, बीजेपी जेबी गार्डन मिला और सिप्तानाबाद मिला, और प्लस जो है वो गवर्नमेंट के ठेके मिले, वो सब लोग यही कह रहे हैं कि क्या लाएं क्या कि जिससे राजनाथ की तरफ जो है वो वोट मिले। तो उनको ये कहा गया कि राज है बीजेपी आज से नहीं 10 साल पहले से हुकूमत कर रही है। उस वक्त तो आपको याद नहीं आया, उस वक्त आप कहते थे मोदी से बड़ा जालिम कोई नहीं है, मोदी से बड़ा कोई क्रूलर नहीं है। आज जो है वो आप कह रहे हैं कि आज़ादारी पहचान के ये सब पॉलिटिकल मामला बस जो वो कह रहे हैं यही बात। मेरा नाम अब्बास मेहदी है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग जिन्होंने आपसे ये बताया कि उन्होंने आज़ादारी खुलवाई है और उन्होंने ये किया है और तमाम बातें, तो वो जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये बात कर रहे हैं, उनके ख़ुद के इन्फ्लुएंशियल लीडर ने ये बयान जो बीजेपी का जो अभी इलेक्शन मतलब अभी कुछ साल पहले जो क्या कहते हैं आया था, जिसमें ये पूरी तरीके से ख़िलाफ़ थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें इन्होंने बाकायदा एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं मतलब बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि उन्होंने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी तो है नहीं वो, तो कहने का मकसद ये है कि उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़े जालिम है, अगर इनको सज़ा मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे जालिमों को सज़ा मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने फ़ौरन यहाँ हज़रतगंज के प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बयान दिया, वही जिन साहब ने आपको आज इंटरव्यू दिया था, उनके इन्फ्लुएंशियल लीडर ने बयान दिया कि मतलब हमने ये नारा दिया है कि अगर वो न रहें तो हमें किस बात का डर है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो आपको बता रहे हैं वो एक पर्टिकुलर
सेक्ट का एक इन्फ्लुएंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी शिया कम्युनिटी बिल्कुल नटशेल में अगर बात की जाए तो शिया कम्युनिटी इज़ नॉट इन सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। वो जो काम अच्छा करेगा, जो क्या कहते हैं सोसाइटी के लिए जो भी अपने एतबार से बेहतर काम कर सकता है, वो उसी के सपोर्ट में। शिया कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। नटशेल में बात जो है वो ये है बस। मैं भी इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप कर लीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए पहले, मैं फिर बोल दूँगी। अब मैं भी इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि देखिए शिया कम्युनिटी जो है वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। ये जो एक एजेंडा मैं बात समझूं, मुझे ना थोड़ा मोड़ा जो भी एक्सपीरियंस समझ में आया अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से जीवन में, कि कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी के साथ तो जरूर होता है। नहीं देखिए, अरे आप सर मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं आप पूरी एक किसी भी कम्युनिटी को पूरी कहेंगी। हम यहाँ पर लखनऊ के सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑफ कोर्स शिया कम्युनिटी को भी, लेकिन हम किसी भी पार्टी के से एसोसिएटेड नहीं हैं। हम नहीं होगा एसोसिएशन। एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा। और हमने जो जुलूस वाली बात थी, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गई है कि उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं है। जुलूसों वाला जो मैंने पूरा एपिसोड था आपको बता दिया, जो वकील साहब ने बताई थी आपको जो बात, मैंने उसका पूरा जो रेफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जुलूसों से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ के। हाँ, तो मैं वही कह रहा था। देखिए, यहाँ शिया कम्युनिटी सर उसको वोट करेगी जो उनकी अहम मुद्दे हैं, उस पर जो काम। सर बताइए शिया कम्युनिटी का अहम मुद्दे क्या है? सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन। आप देखिए उन पूरे उस इलाके, उसको आपको अंडरलाइन करके बताना पड़ेगा। जी, नंबर 1 एजुकेशन। क्या है एजुकेशन में? एजुकेशन में वहाँ स्कूल्स नहीं है। बड़ा आप अगर आप गए होंगे पुराने लखनऊ में, उस इलाके में जाइए तो दूर दूर तक मतलब स्कूल्स ही नहीं है। कौन से स्कूल चाहिए? प्राइमरी स्कूल्स, जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, जब वही नहीं उनको मुहैया हो पा रही है, तो जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो एक अच्छा समाज कैसे बनेगा? चलिए, आप कह रहे हैं शिया कम्युनिटी को स्कूल चाहिए। नंबर 2? नंबर 2 रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। जो जब वो पढ़े लिखेंगे तभी वो रोजगार से जुड़ पाएंगे। क्या होता है कि अभी किसी का बच्चा अगर रिक्शा चला रहा है तो फिर जब बड़ा होता है तो उसको भी रिक्शा चलाने में लगा दिया जाता है। शिया कम्युनिटी में भी एक वो तबका है जो गरीब है और छोटे छोटे व्यवसाय पे डिपेंडेंट है। ठीक है। आरी जरदोजी जो है, यहाँ चिकन का व्यवसाय बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में। लखनऊ आप देखिए कि उसमें 95% शिया लोग हैं। शिया समुदाय के लोग ही जो इसका काम करते हैं। क्या होता है? तीसरा स्वास्थ्य। उसी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रात भर वो काम करते हैं। उनकी आंखें आप देखिए 50-55 साल होते होते उनकी आंखें चली जाती हैं। अब वो जब वो यूजलेस हो गए, उनकी आंखें चली गई, 50-55 साल के आते हैं तो, क्योंकि उन्होंने बचपन से जहाँ 12-15 साल का बच्चा हुआ उसको लगा दिया उसने, माँ बाप ने। प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है। ये मांग भी मान ली है। जी, और अगली मांग? अगर ये 3 मांगे ही हमारी पूरी हो जाएं तो हमारी कम्युनिटी का, जब एक जिसको कहना चाहिए प्रॉस्परस कम्युनिटी होगी, जब एक उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही होंगी, तो और जो ये देगा, जो भी कोई भी पर्टिकुलर पार्टी इन मुद्दों पे बात करेगी, इसके ऊपर आकर के हमारा वोट मांगे, हम उस पार्टी, हमें किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमने यहाँ के ऊपर मुसलमान हो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, मेरा यही मानना है, उसको वोट इन मुद्दों पे देना चाहिए जो उनके इन सिर्फ बातों पे। और अगर वोट मंगलसूत्र के ऊपर मांगा जाए या डिविजिव पॉलिटिक्स के ऊपर मांगा जाए, उसके ऊपर वोट नहीं करना चाहिए। जो हमारी इन बेसिक्स मुद्दों के ऊपर जो आपके हिसाब से महाराज भाई कौन कर रहा है डिविजिव पॉलिटिक्स? ये तो सब पता ही है कि कौन कर रहा है। बिल्कुल बीजेपी कर रही है। अच्छा, बिल्कुल, मैं खुल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप उठा करके देखिए। आप 2014 से पहले और 2000, आप एक बात बताइए, 2014 से पहले आपने लव जिहाद सुना था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये नहीं, लव जिहाद तो बहुत नेसेंट और बहुत रीसेंट टर्म है और बहुत। 2014 से पहले आपने मॉब लिंचिंग सुनी थी? सुनी थी। चलो, कहाँ सुनी थी आपने? मैंने नहीं सुनी, एटलीस्ट कहाँ सुनी? नहीं सुना आपने? नहीं सुना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पैदा हुई? ये एक 2014 जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो डिविजिव पॉलिटिक्स शुरू हुई, उसकी देन है। मेरा वही मानना है बीजेपी को इन सब चीज़ों, देखिए अब दुनिया कहाँ पहुँच रही है, हमें इन सब चीज़ों से उठ करके हमारा देश, हमारा समाज, गंगा जमनी तहजीब है जहाँ खास करके लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं, ये इसी के लिए जानी जाती है। हम फिर से वो अपना पुराना दौर वापस लाएं,
हम फिर से उस मोहब्बत की, यकजहती की बात करें, मिलजुल करके इस दुनिया को, इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। जो जाना जाता था अपने 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 यकजहती के लिए, अपने, आप जीडीपी देखिए उस दौर में, कहते हैं आज मुगल्स लेकर के चले गए, मुगल्स कहाँ लेकर के गए? अरे मुगल्स, आप उस वक्त की जीडीपी देखिए, उस वक्त मुगल्स यहीं के, जो भी उन्होंने बनाया, जो भी कमाया, यहीं पे लगाया, वो अंग्रेज़ों की तरह ले करके नहीं गए। तो एक एजेंडा सेट किया जाता है, एक तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है जिसके ऊपर डिवीज़न किया जाता है। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मेरा कहना है कि सब मिलजुल करके एक हिंदुस्तान को एक ऐसा समाज बनाएं कि लोग देखें, दुनिया देखे कि हाँ, ये वही समाज जो पहले भी हिंदुस्तान जाना जाता था आपसी मोहब्बत, प्यार, भाईचारे के लिए। सर 2 मिनट आपको एक सवाल अभी भी रह गया है जिसका जवाब नहीं मिला है, जो पहले याद दिला दीजिए। मैं बहुत 2 मिनट में फंस गया बहुत ज़्यादा। कि इंक्लाइनेशन जो आप बता रहे हैं कि शिया कम्युनिटी का जो आपको ऐसा परसेप्शन मिला कि वो इसी रूलिंग पार्टी की तरफ है। नहीं, मैं परसेप्शन मिलता है कि रूलिंग पार्टी की तरफ है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर है भी, मुझे पर्सनली क्या दिक्कत हो सकती है? क्या दिक्कत होगी मुझे कि आपका झुकाव किस तरफ है, या किसी भी देश में किसी भी नहीं, आप समझिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका झुकाव किस तरफ है, मुझे वो जानने में दिलचस्पी है। देश में किसी का झुकाव किसी भी तरफ है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, अनटिल अनलेस मुझे समझना पड़ेगा कम्युनिटी को ना, कि कम्युनिटी का कितना, कम्युनिटी की बात समझ में आया चीज़ें, क्या रह गया है? ना, समझ में तो बहुत कुछ नहीं आया मुझे। मैं बोल दूंगा कल हुसैन साहब उड़ जाएंगे अपनी कुर्सी से। उड़ जाएंगे कुर्सी से भी, वो इंटरप्ट 2 बार बोल चुके हैं, और इफ्तिखार साहब भी उड़ जाएंगे अपनी कुर्सी से 2 मिनट बोल। देखिए हम क्या कहते हैं, देखिए एक बात आप याद रखिए कि हम हर आदमी की, हम लोग की उम्र इसी में गुजरी है कि हम बात जो है वो सुनने के जो है वो सुनते हैं भी है, और उसके बाद उसका जवाब देते हैं। आपने जितनी गुफ्तगू हो गई वो सब ख़त्म हो। देखिए हम अमन चाहते हैं और आश्ती चाहते हैं और शांति चाहते हैं, समझ रहे हैं? आप भी जानते हैं, खूब जानते हैं, और दुनिया ने तो बहरहाल ये मतलब हम ये चाहते हैं कि जो है वो इसमें वोट, सब लोग जो है वो वोट में शिरकत करें, और बिल्कुल जो है वो पब्लिक ये फैसला कर ले कि जो जालिम है, जिसने डिवाइड किया कौम को, जिसने जो है वो क्या कहते हैं, कास्ट वार के ऊपर जो है वो जो लोग बोले हैं, जो धर्म को, जिन्होंने धर्म को सियासत का जो बनाया, चाहे वो शिया मुसलमान हो, चाहे सुन्नी मुसलमान, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह, जिसने जो है वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में धर्म का यूज़ किया है, उनको बिल्कुल वोट न दें। वो डिवाइड करने वाले हैं और देश को बनाने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलिफ खान पठान है। मैं बैठूंगा यार, बहुत खड़ा हूँ जी। बात शिया सुन्नी की नहीं है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। देश की जो जनता है, रोज़गार उनको चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य अच्छी चाहिए। आज के डेट में जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, लोगों को लगता है कि उससे पहले आज़ाद नहीं थे। उससे पहले क्या 2014 के बाद आज़ादी मिली? क्या हमें आज़ादी जो है भुखमरी से चाहिए, हमें जो आज़ादी है बेरोज़गारी से चाहिए, हमें जो आज़ादी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य चाहिए। आज की डेट में मैं देखता हूँ कोई भी एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, तो वो नहीं चाहिए। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मोदी जी आए थे, कहे थे कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा हर साल, रोज़गार तो नहीं मिला। देश की जनता ने अब ठान लिया है कि माननीय मोदी जी को यहाँ से विदा करने का, और जो भी सरकार आएगी, अगर सरकार देश के हित में काम करेगी तो उसको रखा जाएगा, अदरवाइज़ उसको भी बदल दिया जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। और इतनी अभी तो बैठा था मैं 91 से इस लखनऊ की सीट सिक्योर है बीजेपी के लिए, और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब जिनका फ़ायदा सत्ता पक्ष से होता है, तो जाहिर सी बात है वो एक सिक्योर सीट है, उनको ही जीतना है, वो यहाँ के जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी तरफ जो है वो अपना इंक्लाइनेशन जो है वो दिखाएंगे और उसको बढ़ चढ़ के शो करेंगे। अगर आप ये कह रही है कि इधर ही इनको ही चुना जाना है, तो उनको ही उधर ही जाएंगे। एग्जैक्टली। और अभी अगर कभी 10-20 साल के बाद अगर आप देखिए कुछ आइडियोलॉजी चेंज होती है, या जब भी चेंज होती है, तो यही लोग अगर रहे, आप रहे, हम रहे, तो देखिएगा फिर जो सत्ता में होगी फिर ये उसके साथ होंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आखिर तुर्रा जोड़ना जरूरी था नहीं, ऑब्वियसली। तो हम यही जो है वो यही बात कहेंगे कि लोग अपनी सूझबूझ से वोट करें, और कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता कि वो इसी को वोट दे। एक सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार नकी लाल है। सरदार नकी लाल। छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे। जैसे मौलाना साहब ने काम के लिए कहा, गोश्त के लिए, तो कोरोना में शियों ने गोश्त काटा, बेचा भी है।
जब कर्फ्यू लगा तब भी शियों ने काटा। मौलाना सबको अकेला करके भेजेंगे आप लोग यहाँ से आज। तो इसलिए वक्त के हिसाब से हर कोई आदमी काम करता है। यहाँ तो कोरोना में लोगों ने बाल भी काटे घरों में सबके, और सफाई भी की, सब काम हुए हैं, कोई नहीं। और जहाँ तक ये मोदी जी की बात है, कोई आदमी अगर यहाँ बैठे कोई जुल्म करे और ये मौलाना साहब मेन आदमी हो और ये जुल्म पे जुल्म किया जाए, मौलाना साहब ना बना करें, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लीडर मौलाना साहब छूट दे रहे हैं। तो 2014 के बाद ऐसे लोगों को क्यों छूट दी गई कि शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम ये सब बढ़े? हिंदू मुस्लिम ये क्यों ऐसा बढ़ा? इससे पहले क्यों नहीं इतना बढ़ा? होता था, ये नहीं कांग्रेस जमान दंगे नहीं हुए, लेकिन इतनी नफरतें नहीं थी। इतने दंगों के बाद भी साथ में रहते थे, साथ में खाते, साथ में पीते थे। आज जो है आप आए, हमें शक रहता है यार पता नहीं कैसा आदमी हो, बात करे इसके सामने ना करें। तो ऐसा क्यों हुआ? या कातिलों को हार पहनाए जा रहे हैं? जब पत्रकारों पे वैसे भी शक करते हैं लोग। नहीं, खाली आपकी बात नहीं करना, सभी अपने दोस्त पे शक करना। अपने दोस्त के ऊपर हम शक करते हैं, क्योंकि बोले इसके सामने ना बोले, पता नहीं क्या सोचे हमारे बारे में। या कातिल जो आ रहे छूट में हार पहनाए जा रहे हैं, तो ये छूट क्यों दी गई है? तो आप ये सोचिए, मेन आदमी जो है, जो इसको कंट्रोल कर सकता है, वो क्यों छूट दे रहा है? अच्छा, अभी आप बताइए। मैं अगेन कल्बे हुसैन साहब, आखिरी 2 मिनट, अब मेरा 2 मिनट मान लीजिए अब आप। हम एक शेर आप पे पढ़ के उसके बाद अरे दो आपको शेर, अरे नहीं अरे इतने भी अनपढ़ नहीं है सर, कम। कल्बे हुसैन साहब गुस्साइए मत, एक सवाल है मेरा, परसेप्शन एक अरे मेरा एक सवाल पूरा हो जाना चाहिए। देखिए मैं ना पत्रकारों को जानता हूँ यहाँ पे लखनऊ के, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, कुछ इंडियन एक्सप्रेस में रखते हैं, वो कर चुके हैं पहले काम। तो उन्होंने कहा कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, लेकिन आप पूछ लो। जब आप भी आप शिया मुसलमानों के बीच में जाना तो आप पूछना उनसे कि, और सुन्नी मुसलमानों के बीच में जाना तब भी पूछना। अब मैं पूछ चुका हूँ, पूछूंगा भी क्या, क्योंकि मैंने एक मेरी इस मीटिंग को लेकर जो आप लोगों से कर रहा हूँ, उसको लेकर एक बातचीत हुई थी जब भी मैं तैयारी कर रहा था इसकी। तो मैंने बोला क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक ही जगह पे शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों को बैठा कर उनके बीच में ये डिस्कशन करूँ, ये हो पाएगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा। तभी लोगों ने कहा कि जाके पूछना, दोनों सेक्ट में जब जाइए तो पूछ लेना कि क्या ये हो पाएगा, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान बैठ के एक साथ बात करें, ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन उनके लीडरान ना बैठें, क्योंकि अगर लीडर्स जो सो कॉल्ड लीडर्स है वो बैठेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन आप आम पब्लिक को, शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमान हो, आपस में सब मिलते जुलते हैं, दोस्त हैं, उनको आप आपस में बिठा लिए, कोई दिक्कत। हम बहुत से सुन्नी मुसलमान हैं जो मेरे दोस्त हैं, मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, डिस्कशंस होते हैं। अच्छा ठीक है, वो वही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कही थी मैंने। बिल्कुल बैठते तो ज़्यादा वो चीज़ मैंने शुरू में ही वाजे कर दी थी, जो अब आप कह रहे हैं। हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? आपसे रिक्वेस्ट है, बीप ना करिएगा, काटिएगा नहीं मेरा पार्ट काटिएगा। देखिएगा पहले कौन अभी जो बोल चुके हैं कि बोलने वाले हैं, कौन सा जो बोला था, जो बोलेंगे, बोलने कुछ और भी बोलने वाले हैं। पहले तो आप बहुत होशियार हैं कि आप सीट पे बैठे हैं, नहीं कुर्सी पे, क्योंकि ये बेवफा होती है। ठीक है। दूसरा ये कि हम राजनाथ सिंह जी की संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध है हमारा। आपने राजनाथ सिंह साहब के बारे में एक बार भी कोई सवाल नहीं किया, 10 साल का पीरियड हो गया उनको। राजनाथ सिंह को मैं सवाल करने की जरूरत ही नहीं, इतने लोगों ने खुद से बोल दिया। अगर आप राजनाथ सिंह का बतौर सांसद के नाम, घंटे इंटरव्यू होने वाला है, पहली बार राजनाथ सिंह का नाम आया है। अरे नहीं ऐसा मत बोलिए, कितने लोगों ने राजनाथ सिंह का नाम लिया है? हमने लिया, आप देखिए, कई सारे लोगों ने राजनाथ सिंह का नाम लिया है। 10 साल का कार्यकाल, एक बार नाम लिया खाली। सर हमारी क्या गलती, बाकी लोग नाम नहीं ले रहे हैं तो अब क्या बात करना है आखिर में तो करिए। तो देखिए अब आप सुन लीजिए एक बात बिल्कुल आखिर में, क्योंकि शेर तो अभी आ ही जाएगा बीच में। देखिए एक बात आपको बता दूं, एक सवाल मैं आप लोगों से अभी मैंने किया था, और उसके बाद देखिए एक बात याद रखें कि हिंदू मुस्लिम फसाद, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है। देखिए बहुत तल्ख हकीकत है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो हर बस में होता, हर स्कूल में होता, हर कॉलेज में होता, हर ट्रेन में होती, हर बस्ती में होता है। हम एक साथ सफ़र करते हैं और क्या कहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है। ट्रेन में अगर जो है वो 50 मुसलमान होते हैं तो जो है वो 950 जो है वो हिंदू हजरात भी सफ़र करते हैं। इंटीरियर में भी हर जगह। किसने ये बात बोया झगड़ा, क्यों ये किया गया, क्यों इतने जो है फसादात हुए? अब एक सवाल ये किया जाता है कि अब क्यों नहीं हो रहा है। तो जाहिर है कि जो क्या कहते हैं फसाद कराने वाले थे, जो कराते थे, वही लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए, तो फसाद कहाँ से होगा? अब आपने जो है वो ओपन जो है वो मर्डर नहीं, हम कहते हैं कि कत्ल जो है वो ज़हर से भी होता है,
और कत्ल जो है वो शूट से और क्या कहते हैं तलवार से भी होता है। और जो है वो स्ट्रेटेजी को पॉलिसी बदल गई, इसको बदलिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप और सुनिए तो बहरहाल मतलब यह कि मैं कहूँगा कि जैसे हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब यहाँ थी, जैसे सब मिलजुल के रहते थे, हम लोग जो है वो मजहबी लोग हैं, अपना काम करते हैं, हम सियासत में नहीं है। मुझे लगता है गंगा जमनी तहजीब वैसी इंटैक्ट है, वो थोड़ी सी बीच में जो भी रहा हो, लेकिन क्योंकि देखिए सूफियों और संतों की ज़मीन है, ये कबीर की भूमि है, जो कहते हैं 2-2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वक्ती है। मैंने कहा ना, वो कुछ लोग हैं, चाहे मुस्लिम लीडर्स हों या ये मौलाना हो, कोई हो कम्युनिटी के, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने वेलफेयर, अपनी फैमिली वेलफेयर और अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उसके लिए वो कहते हैं कि हम, जैसे कहते हैं ठेका उठाते हैं मुसलमानों का। अब वो नहीं उठ रहा है, अब ख़त्म हो गया। जा रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, जाएंगे अभी, सबकी इस्लाह। अरे छोड़िए वो सब बात, जाना है मतलब अभी आपको। अरे वो सब छोड़िए, जाना है अभी आपको? नहीं जाना तो नहीं, मतलब खत्म करें डिबेट, तुम चले। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि फिर आप बात देखिए, मैं तो देखो सर यही करता हूँ। यहाँ नजरिया सुनिए, ये नहीं सर है। सुन तो लीजिए इफ्तिखार साहब, सुन तो लीजिए। अब आप दंगे की बात कर रहे हैं कि दंगा किसने करवाया, वो इन्होंने पावर में है, ये है। अब उसमें सरकारें ये सब बोलती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा गया है, ठीक है। ये सब बातें चलिए किनारे करते हैं। शेर सुना के खत्म कर दिए। शेर सुना के भाई, मतलब ये कि वो जिगर ने बहुत बेहतरीन बात कही कि देखिए हम मौलवी हैं और हम कोई पॉलिटिक्स में जो है वो ओपन नहीं है, और ना हम कोई जो है वो पॉलिटिक्स में कोई इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। वो जिगर ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।